Today we are going to discuss about some basic ideas of electron transport system and oxidative phosphorylation. We will develop some basic concept regarding electron transport system and oxidative phosphorylation. What is the need of electron transport system and oxidative phosphorylation occur in the cell? We all know it well that the energy which we utilize ultimately comes from the food we take. जो हम खाना खाते हैं उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब हमें यहाँ पे एक मैकेनिज्म डेवलप करना है कि कैसे वो एनर्जी खाने की एक्सट्रैक्ट करके हमारे बॉडी की यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से हमें ये बात पता चलेगी कि जो फूड खाने की एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कैसे एटीपी में कन्वर्ट करते हैं. खाने की एनर्जी और एटीपी में क्या रिलेशन है ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में पता चलेगा. देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम and oxidative phosphorylation. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका क्यों नाम पड़ा और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्यों नाम पड़ा अभी यहाँ पे क्लियर करेंगे हम लोग. ठीक है. ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम फास्फोराइलेशन करते हैं एडीपी का और प्रोड्यूस करते हैं एटीपी. फास्फोराइलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में यहाँ पे जो एटीपी का सिंथेसिस होगा वो ऑक्सीडेशन से होगा. 4 स्टेप के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे एटीपी का सिंथेसिस करेंगे. दिस इज द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो एनर्जी है खाने की वो इलेक्ट्रॉन के पास होती है. उसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन से वो एनर्जी रिलीज होती है और उसको हम यूटिलाइज करते हैं कहाँ पे फास्फोराइलेशन में. एडीपी के फास्फोराइलेशन से एटीपी बनता है. तो देखते हैं कि अल्टीमेटली वो जो खाने की एनर्जी है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होती है. तो बेसिकली हम जो खाना खाते हैं जो हम डाइट लेते हैं उसमें मेनली मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन. ये 3 कंपोनेंट हम मेनली अपने खाने में लेते हैं. अब इन कंपोनेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन होता है. डाइजेशन कहाँ होता है? जीआईटी में होता है. तो इसका जब डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का तो क्या बनेगा? ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, दैट इज मोनोमेरिक फॉर्म में आएगा, ग्लूकोज बनेगा. फैट के डाइजेशन से क्या बनेगा? ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, क्या? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा. और प्रोटीन के डाइजेशन से क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनेगा. तो ये जो हमारे बायोमॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ये सब क्या है? ये सब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में वापस आए हैं आफ्टर द ब्रेकडाउन, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, डाइजेशन इन द एलिमेंट्री कैनाल.
अब ये क्या करेंगे, ये अब सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। नाउ दीज बायोमॉलिक्यूल कैन एंटर इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जब सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सारे बायोमॉलिक्यूल एक जगह कन्वर्ज होते हैं। कहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, ये सारे बायोमॉलिक्यूल आते हैं और कन्वर्ज होते हैं कहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल चलाता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है, क्रेब्स साइकिल चलाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलने से क्या होता है, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिच कोएंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिच कोएंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि NADH+H+, NADH+H+, FADH2। These are the energy rich coenzymes। ये यहाँ पे प्रोड्यूस हुए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन एटम आया है, ये जो हाइड्रोजन एटम आया है, ये हाइड्रोजन एटम इन्हीं फूड स्टेप से आया है, इन्हीं फूड स्टेप से निकाला गया है। ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनके पास a lot ऑफ हाइड्रोजन है विथ कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन के साथ जो है इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में प्रेजेंट है, उसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी स्टोर है, वही एनर्जी कैरी कर रहा है। तो उस एनर्जी की हमें ज़रूरत है, इसलिए हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन आया है, ये इन्हीं 4 स्टेप्स का है, यहाँ से आया है। आने के बाद क्या किया, उसने रिड्यूस किया, किसको रिड्यूस किया, NAD कोएंजाइम को, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, कोएंजाइम्स हैं, इनको इसने रिड्यूस किया। एक्चुअली ये कोएंजाइम क्या कर रहे हैं, ये कोएंजाइम हाइड्रोजन को कैरी करने का काम कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि NAD और FAD को हाइड्रोजन कैसे रिड्यूस करता है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो H एटम इज इक्वल टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। ये क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। अब क्या किया, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे डाल दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और प्लस क्या बचेगा, प्लस बचेगा यहाँ पे एक प्रोटॉन, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज। अगर हम हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H माइनस प्लस एक H प्लस। ये क्या है, हाइड्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद था, एक इलेक्ट्रॉन इसने बगल वाले हाइड्रोजन से लिया, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड आयन। क्या है ये, हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन, और ये क्या, ये प्रोटॉन है H प्लस। अब ये जो हमारा हाइड्राइड आयन और H प्लस है, यही जाता है, क्या करता है, रिडक्शन करता है किसका, NAD का, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस होता है। देखते हैं कैसे रिडक्शन होता है। NAD प्लस
प्लस H minus plus H plus then gives NaDH plus H plus. ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो गया और NAD एक H से कंबाइन करके क्या बना दिया, NADH बना दिया और यहाँ पे क्या बच गया, एक प्रोटॉन बच गया। तो इस तरह से NAD का रिडक्शन होता है किसमें, NADH में। तो एक NAD के रिडक्शन में, NAD प्लस के रिडक्शन में एक हाइड्राइड आयन का इस्तेमाल होता है। अगर हम FADH2 की बात करें, FAD की बात करें तो एक FAD के रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। मतलब FAD प्लस H2 then gives FADH2। तो FAD को रिड्यूस करने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, NAD को रिड्यूस करने के लिए 1 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। FAD को रिड्यूस करने के लिए 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, NAD को रिड्यूस करने के लिए 1 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये NAD और FAD अब रिड्यूस फॉर्म में आ गए। अभी तक किस फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज फॉर्म में था। अभी क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से NAD और FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये NADH प्लस H प्लस और FADH2 ही जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसके पास ही तो उस खाने की एनर्जी आई है। हाइड्रोजन के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था। हमने क्या निकाला था इस खाने से, हाइड्रोजन आयन को निकाला था, हाइड्रोजन को निकाला था, हाइड्रोजन आयन को नहीं निकाला था, हाइड्रोजन को निकाला था। वो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वही एनर्जी कैरी कर रहा था इस फूड स्टफ की। तो हम अब इस हाइड्रोजन को विद द इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इस हाइड्रोजन को जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि इस फूड स्टफ का है, ये बायोमोलिक्यूल्स का है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। उस एक्सट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से हम फॉस्फोराइलेशन करेंगे किसका, एडीपी का, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा। तो ये एटीएस में ही इसका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, इसको निकाला जाएगा, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी जो ये लेकर आया है वो रिलीज होगी, उससे हम क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे एडीपी का, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एटीपी के फॉस्फोराइलेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा। एडीपी प्लस फॉस्फेट क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा। अगर एडीपी में एक और एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये कार्यक्रम होगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट कहाँ होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होता है। वहाँ पे कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से होकर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रेवल करता है और उससे रिलीज एनर्जी को हम क्या करते हैं, कैप्चर करके फॉस्फोराइलेशन में यूज करते हैं, किसके, एडीपी के, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। अगर हम दिखाना चाहें कि एक्चुअली कहाँ पे होने वाला है ये कहानी, तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाना चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। This is a
माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। And the area which is bounded by the inner membrane, that is the matrix of mitochondria. This is the matrix. The portion which is bounded by the inner membrane, that is the matrix. And this is the outer membrane. जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने वाला है, जो ऑपरेट होने वाला है, वो इनर मेम्ब्रेन की इनर साइड पे जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, इसमें से होकर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से होकर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। उस ट्रेवलिंग से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। इस ट्रेवलिंग से, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग से हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पे ट्रेवल होता है। तो उस ट्रेवलिंग से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। उस एनर्जी से क्या करेंगे हम, फॉस्फोराइलेशन करेंगे, फॉस्फेट का बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, एडीपी के साथ। जो फॉस्फेट का बॉन्ड बनेगा, उसी बॉन्ड में तो ये एनर्जी स्टोर होगी, वही तो एटीपी है। तो इस तरह से फॉस्फोराइलेशन होता है किसका, एडीपी का, और क्या बनता है, एटीपी बनता है। और एटीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एटीपी। मतलब लिविंग सिस्टम एनर्जी का इस्तेमाल एटीपी के फॉर्म में करता है। हमारी सेल अगर एनर्जी यूज करना चाहती है तो किस फॉर्म में यूज कर सकती है, सिर्फ एटीपी के फॉर्म में यूज कर सकती है। तो इस तरह से हमारे जो खाने की एनर्जी थी, जो हमारे खाने की एनर्जी थी, उसको हमने क्या कर लिया, एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया। यहाँ पे और जो साइकिल्स चलती है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो, वो तो प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन फाइनली जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में और एनएडीएस इसमें क्रेब्स साइकिल में, उनसे एटीपी फाइनली बनती कैसे है, इस मैकेनिज्म से बनती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसमें से ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से होकर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कैसे करता है, जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज होती है और हम क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। दैट्स ऑल।